अक्सर ये सवाल उठता है कि जहां बड़ी बड़ी मेगा रिटेल चेन्स घाटे में डूब रही हैं, वहां डीमार्ट लगातार इतने भारी मुनाफे में कैसे रहता है। आखिर वो इतना पैसा कैसे बनाते हैं। सच कहा जाए तो ये रिटेल इंडस्ट्री का एक ऐसा बड़ा रहस्य है जिसने बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में भारत की सबसे सफल सुपरमार्केट चेन के पीछे के रहस्यों को डिकोड किया जाएगा। हम राधाकृष्णन दमानी के उस शानदार रिटेल साम्राज्य की उन बारीक रणनीतियों को समझेंगे जिन्होंने भारतीय बाजार की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस चर्चा में हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला, डीमार्ट की शुरुआत। दूसरा, उनका टारगेट डेमोग्राफिक। तीसरा, डिकॉय प्राइसिंग और कंज्यूमर मनोविज्ञान। चौथा, वेंडर मोनोपोली रणनीति। और पांचवां, रियल एस्टेट का फायदा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, डीमार्ट की शुरुआत। ये कहानी सच में एक बहुत ही दिलचस्प और साहसिक बदलाव की है। कई लोगों को शायद पता ना हो, पर डीमार्ट शुरू करने वाले राधाकृष्ण दमानी जी असल में शेयर बाजार के एक दिग्गज निवेशक थे। बात उस समय की है जब उनका इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा था और वो वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर्स लगातार खरीद रहे थे। उनका मकसद था उस कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी लेना। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद शेयर्स खरीदकर मैनेजमेंट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। नतीजा, उन्होंने सेबी से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद सेबी ने एक रेगुलेटरी ब्लॉक लगा दिया, मतलब और शेयर्स खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इस रुकावट के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से शेयर बाजार से संन्यास ले लिया। पर दिलचस्प बात यह है कि यहीं से वो रिसर्च फेज शुरू हुआ जिसने उन्हें सीधा रिटेल सेक्टर की तरफ मोड़ दिया। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। दमानी जी कोई आम निवेशक नहीं थे जो बस किस्मत आजमा रहे थे। उनकी फाइनेंशियल समझ इतनी जबरदस्त थी कि राकेश झुंझुनवाला जैसे शेयर बाजार के दिग्गज भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। मतलब रिटेल में आने से पहले ही उनकी क्रेडिबिलिटी एकदम टॉप लेवल पर थी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरा पॉइंट, टारगेट डेमोग्राफिक। मतलब भारतीय रिटेल बाजार में उन्होंने आखिर किस खामी को पकड़ा। अपनी रिसर्च के दौरान एक बहुत बड़ी बात नोटिस की गई। भारत में बड़े बड़े चमचमाते मॉल्स और सुपरमार्केट्स तो खुल गए थे, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी आबादी यानी लोअर मिडिल क्लास को अलग थलग कर रहे थे। आम लोग इन पोश जगहों पर जाने में थोड़ा संकोच करते थे। इसके ठीक उलट दमानी जी ने अमेरिका के वॉलमार्ट मॉडल को डीपली स्टडी किया और अपनाया, जहां हर क्लास का इंसान बिना किसी झिझक के जाता है। डीमार्ट का पूरा मॉडल इसी सोच पर टिका है। एक ऐसी जगह जहां हर किसी का स्वागत हो और सब अपने बजट का सामान ले सकें। तीसरा हिस्सा, डिकॉय प्राइसिंग और मनोविज्ञान। अब सीधा स्टोर के आइल्स के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि डीमार्ट का लेआउट दिमाग के साथ कैसे खेलता है। यहां एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है। एक बिल्कुल अनजान ब्रांड के ठीक बगल में एक महंगा प्रीमियम ब्रांड क्यों रखा जाता है? सोचिए, एक आम लोअर मिडिल क्लास शॉपर डीमार्ट के अंदर टोमेटो केचप लेने आता है, तो वहां असल में होता क्या है? शेल्फ पर रखे ऑप्शंस को देखते हैं। एक तरफ प्रीमियम मैगी केचप रखा है जिस पर ₹1 को भी डिस्काउंट नहीं है, और बिल्कुल उसके बगल में टॉप्स या स्मिथ एंड जोन्स जैसे ब्रांड की बोतलें सजी हैं जिन पर सीधा 50% की भारी छूट है या फिर बाय वन गेट वन फ्री का चमकता हुआ ऑफर है। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करेंगे? जाहिर है बिना डिस्काउंट वाली मैगी को छोड़कर खुशी खुशी टॉप्स खरीद लिया जाएगा। लगेगा कि एकदम बेस्ट डील मार ली है, जबकि असल में वो यहां डिकॉय प्राइसिंग की ट्रिक में फंस चुके होते हैं। इस पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का असली मकसद क्या है? डीमार्ट कभी मैगी बेचना ही नहीं चाहता था। मैगी तो वहां सिर्फ एक प्राइस एंकर के रूप में रखी गई है। असली टारगेट तो उन हाई मार्जिन टॉप्स इन्वेंट्री को जल्दी से निकालना है। प्रीमियम ब्रांड वहां सिर्फ इसलिए है ताकि वो सस्ते ब्रांड वाला डिस्काउंट बिल्कुल इरेजिस्टिबल लगे। अब आते हैं चौथे पिलर पर, वेंडर मोनोपोली स्ट्रैटेजी। यह हिस्सा बताता है कि डीमार्ट अपने साइज और ताकत का इस्तेमाल करके सप्लायर्स के साथ बार्गेनिंग में कैसे दबदबा बनाता है। यहां डीमार्ट और बिग बाजार जैसी बाकी चेन्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। बिग बाजार जैसी जगहों पर बार्गेनिंग पावर थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि उन्हें हर कैटेगरी में सभी बड़े ब्रांड्स रखने पड़ते हैं। कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, सब कुछ। वो किसी एक कंपनी पर दबाव नहीं बना पाते। पर डीमार्ट की अप्रोच बिल्कुल अलग है। उनके पास बार्गेनिंग की भारी ताकत है। वो अक्सर किसी एक प्रोडक्ट के लिए ज्यादातर एक ही ब्रांड पर फोकस करते हैं। जैसे शहद के केस में वो शायद सिर्फ एपिस जैसे किसी एक ब्रांड का ही बहुत बड़ा स्टॉक रखेंगे। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि डीमार्ट इन छोटे ब्रांड्स के साथ सीधे डील करता है।
और अपने 150 से ज़्यादा आउटलेट्स के लिए एक ही बार में इतनी भारी बल्क क्वांटिटी खरीदता है कि कंपनीज उन्हें बहुत सस्ते रेट्स देने पर मजबूर हो जाती हैं। और हाँ, अगर कोई प्रीमियम ब्रांड सस्ते में सामान देने से मना कर दे तो डी-मार्ट उन्हें लॉस में भी बेच देगा और उस घाटे को अपने मार्केटिंग बजट में एडजस्ट कर लेगा। है ना कमाल का तरीका? चलिए बढ़ते हैं 5वें और आखिरी ऑपरेशनल पिलर पर, रियल एस्टेट का फायदा। यहाँ ये देखने को मिलेगा कि बाकी राइवल्स के मुकाबले डी-मार्ट अपने खर्चों को इतना कम कैसे रख पाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो सच में हैरानी होती है। डी-मार्ट के करीब 150 आउटलेट्स में से 100 आउटलेट्स उनके खुद के खरीदे हुए हैं और सिर्फ 50 किराए पर हैं। जहां दूसरे सुपरमार्केट्स अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने किराए यानी रेंट में बहा देते हैं, वहीं डी-मार्ट अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टीज का खुद मालिक होने के कारण इस भारी खर्चे से पूरी तरह बच जाता है। अगर इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ मिला दिया जाए तो कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ आता है। हर आइटम पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखा जाता है, उसमें जोड़ दीजिए बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री, और उसमें से रेंट का खर्चा बिल्कुल हटा दीजिए। इस गणित का फाइनल रिजल्ट है आसमान छूता हुआ कुल मुनाफा। यानी इतने भारी डिस्काउंट देने के बावजूद हाई वॉल्यूम और जीरो रेंट के चलते ये बिजनेस लगातार पैसा बनाता है। और अब इस चर्चा के 6वें हिस्से की बारी, द बिलियनेयर रिजल्ट। हमारी कहानी वापस वही घूम कर आती है जहां से शुरू हुई थी। शेयर बाजार से संन्यास लेने वाले राधाकृष्ण दमानी जी का डी-मार्ट आईपीओ के जरिए एक शानदार कमबैक। ये रणनीति कितनी लाजवाब थी, ये इस एक नंबर से साबित हो जाता है। 8 सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास पर अपना पूरा फोकस रखने और इस हाइपर फोकस बिजनेस मॉडल को लागू करने का नतीजा ये हुआ कि राधाकृष्ण दमानी जी आज भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। एकदम अंडरडॉग से शुरू करके पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगली बार जब किसी सुपरमार्केट में किसी अनजान ब्रांड पर कोई बहुत बड़ा टेम्पटिंग डिस्काउंट दिखे तो थोड़ा रुककर जरूर सोचना चाहिए, उस टेबल पर आखिर नेगोशिएशन जीत कौन रहा है। इस हाई लेवल रिटेल स्ट्रैटेजी को समझने के बाद यकीनन ग्रोसरी शॉपिंग को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस एक्सप्लेनेर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।